जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा था, उसको कंप्लीट कर दिया हूं और फिर एक नया बैच लेके आ रहा हूं और वो नया बैच है आपका 16 मार्च 2023, यानी 16 मार्च को ये पेड क्लास हमारी होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ना चाहता है, खान स्टडी सेंटर के से जुड़ना चाहता है, तो मुझे व्हाट्सअप करे या कॉल करके अपना नामांकन जारी करके और 16 तारीख से रेगुलर ऑनलाइन क्लास, पेड क्लास मुझसे आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो लाया हूं, जिस कलाकार को लेके आया हूं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हर लाइन में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हर लाइन में क्वेश्चन है। बेहतर है कि इसको पूरा देखें और अगर इसका नोट्स बना लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आने वाले में कभी रविंद्रनाथ टैगोर से कोई क्वेश्चन आता है तो उसी के अंदर से ही आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात। किसके करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का हम लोग बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861, ध्यान रखिएगा, 7 मई 1861 कलकत्ता के जोरासांको में ठाकुरबाड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा 7 मई 1861 में कलकत्ता के जोरासांको में ठाकुरबाड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु है वो भी 7 अगस्त है, लेकिन 7 अगस्त 1941 कहां हुई थी इनकी मृत्यु? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो इस तरह से 7 मई 1861 में कलकत्ता के जोरासांको नामक स्थान के ठाकुरबाड़ी, जो इनका क्षेत्र था, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं भारतीय कला का जन्मदाता। ध्यान रखिएगा, भारतीय कला का जन्मदाता कह लें, ठीक है, या पिता कह लें। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय चित्रकला का जन्मदाता कौन है, तो कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला का अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर भारतीय कला शब्द आ जाता है तो आपको लगाना है रविंद्रनाथ टैगोर को लगाना है। क्लियर हो गया है? आइए आगे बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का जन्मदाता कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि की उपाधि प्राप्त थी। इनको विश्व कवि की उपाधि प्राप्त थी और ये पहली बार जो विश्व कवि शब्द आया है, ये जो शब्द आया है किसमें आया है? ये सोफिया नामक किताब में, सोफिया नामक पुस्तक में पहली बार ये शब्द आया है, विश्व कवि शब्द आया। ध्यान रखिएगा, पहली बार विश्व कवि शब्द किस किताब में मिलता है? तो कहेंगे सोफिया नामक पुस्तक में हमें मिलता है। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव कह के, इनको लोग गुरुदेव कहते थे। गुरुदेव
के नाम से संबोधित करते थे या कह लें हम पुकारते थे। लोग इनको गुरुदेव कहते थे, तो ध्यान रखिएगा, इनको गुरुदेव कहते थे। आइए इनके परिवार को देख लेते हैं, इनका परिवार कौन कौन सा है। ठीक है, इनका परिवार देख लेते हैं कौन कौन सा इनका परिवार है, कौन कौन लोग हैं इनके। इनके परिवार में सबसे पहले इनके पिता की बात करते हैं। पिता इनके पिता कौन हैं? इनके पिता का जो नाम है, ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। माता का नाम शारदा देवी। शारदा देवी। पत्नी का नाम मृणालिनी देवी। क्लियर? पत्नी का नाम मृणालिनी देवी। भाई का नाम द्विजेंद्र नाथ टैगोर। ये क्या थे? दार्शनिक थे। ये दार्शनिक थे। अगले भाई का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी थे। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी थे। एक भाई का एक नाम था ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। ये जो थे ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक नाटककार और संगीतकार थे। ये एक नाटककार और संगीतकार थे। क्लियर है? ये नाटककार और संगीतकार थे। इनकी बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम स्वर्ण कुमारी। इनकी बहन का नाम था स्वर्ण कुमारी, जो एक उपन्यासकार थी। ध्यान रखिएगा, ये इनका एक परिवार था। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का जो नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर। माता का नाम शारदा देवी। पत्नी का नाम मृणालिनी देवी। भाई का नाम द्विजेंद्र नाथ टैगोर, जो एक दार्शनिक थे। अगले भाई का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो प्रथम आईसीएस अधिकारी थे। ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर एक नाटककार और एक संगीतकार थे। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का ये एक परिवार था, जिसमें कुछ ना कुछ इनके अंदर जो है एक विशेषता थी, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर एक क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार, संगीतकार, लेखक, दार्शनिक और कुशल चित्रकार थे। ठीक? इनका जो बचपन है वहीं जो रसांकों में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं कलकत्ता में बंगाल अकादमी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में ये आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में
ब्रिजटोन, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में इनका दाखिला हुआ और इसके आगे की पढ़ाई यानी वकालत इन्होंने लंदन लॉ कॉलेज से इन्होंने अपनी वकालत पूरी की। लगभग 1878 में ये गए थे और बाद में ये 1900 के आसपास ये भारत में वापस आ गए थे और अपने पिता के साथ जुड़ गए थे और पिता इनकी एक आश्रम चलाते थे। उस आश्रम का नाम था बुलिया तोरे ब्रह्मचर आश्रम। ध्यान रखिएगा, उस आश्रम का नाम था बुलिया तोरे आश्रम। इनके पिता जो इनके थे, जिनका नाम था देवेंद्र नाम था, पिता का नाम इनका था देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने 1863 में एक आश्रम खोला था और वो आश्रम कहलाता था बुलिया तोरे आश्रम, बुलिया तोरे ब्रह्मचर आश्रम। क्या है? बुलिया तोरे ब्रह्मचर आश्रम। ध्यान रखिएगा, बुलिया तोरे ब्रह्मचर आश्रम। ये आश्रम इन्होंने कलकत्ता में खोला था, बुलिया तोरे आश्रम, जो 1863 में खोला गया था। इसी आश्रम को चलाते थे। बाद में इस आश्रम को जो है रविंद्रनाथ टैगोर चलाने लगे और इन्होंने आश्रम तो हटा दिया और ये एक शिक्षा का केंद्र बना दिया। इन्होंने 1901 में 5 छात्रों को लेकर यहां पर पढ़ाना शुरू किया। केवल 5 छात्रों को लेकर के पढ़ाना शुरू किया। अब क्योंकि ये एक बहुत ही खुले वातावरण में थे, बहुत ही शांति थी, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्मचर आश्रम को नाम हटा करके इसका नया नाम दे दिया शांति निकेतन। क्या नाम दिया इसका नाम? इसका नाम दिया शांति निकेतन। याद रखिएगा, शांति निकेतन। ठीक है, तो शांति निकेतन कब स्थापित हुआ है? याद रखिएगा, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई। ध्यान देख लें, शांति निकेतन की जो स्थापना हुई है वो 1901 में हुई है। तो इस तरह से शांति निकेतन कब स्थापित हुआ, तो आपको लगाना है 1901, यही लगाना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। 1901 में शांति निकेतन स्थापित हुआ और इसको उस समय महात्मा गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने शांति निकेतन को 60,000 रुपए का अनुदान किया था। ध्यान रखिएगा, कितने का अनुदान किया था? 60,000 रुपए का अनुदान किया था। यानी गांधी जी ने इस शांति निकेतन शिक्षा के केंद्र को बढ़ावा दिया था और उसके लिए 60,000 रुपए, कितना लिखा मैंने? 60,000 रुपए का अनुदान किया था। यही शांति निकेतन चलता रहा और 1919 में, ध्यान रखिएगा, कब? 1919 में ध्यान रखिएगा, 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। यानी शांति निकेतन में कला भवन कब स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, उसका आंसर लगाना है आपको, कितना? 1919 लगाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरी बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जो इसके
जो स्थापना इसकी हुई है कब हुई है, तो कहेंगे कला भवन की स्थापना 1919 में। और यही शांति निकेतन 1921 में ये रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो आज हम जिसे शांति निकेतन कहा करते थे वो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और ये कब पहली बार नाम पड़ा था, तो याद रखिएगा 1921 में पहली बार इसका नाम पड़ा था। क्या ध्यान रखिएगा क्या नाम पड़ा था, तो आप यही कहोगे इसका नाम पड़ा था रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और कब की थी, तो याद रखिएगा 1901 में। कला भवन की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो आप याद रखिएगा उसकी स्थापना 1919 में की थी। और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय नाम कब पड़ा है, तो 1921 के क्रम में इसका नाम रविंद्र भारती विश्वविद्यालय नाम पड़ा था। आगे बात करते हैं हम लोग। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर थे तो उस समय बंगाल में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही एकता थी। शायद आपको जानकारी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में की गई थी और जिसमें बंगाल के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी था। यहाँ में हिंदू मुसलमानों में बड़ी एकता थी। इस एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार एक योजना लेकर के आई और वो योजना थी बंगाल विभाजन की योजना। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की योजना ये कौन लाया था, ये लाए थे ब्रिटिश सरकार लाई थी, जिसका मुख्य काम था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालना था। दिखाया यह गया था कि बंगाल जो विभाजन है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से उनकी एकता को तोड़ना था, उनको एक दूसरे से दूर करना था। तो बंगाल विभाजन 1900, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। और बंगाल विभाजन के विरोध में, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के जो विरोध में जो आंदोलन चला, इसके विरोध में जो आंदोलन चला, वो आंदोलन कहलाता है स्वदेशी आंदोलन। वो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, या कह सकते हैं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन यानी ब्रिटिश सरकार की वस्तुओं का या उनका विरोध करना था। इस तरह से एक आंदोलन शुरू हुआ गया। इसमें जब ये विभाजन कर दिया गया तो हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे गले मिले, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में इन्होंने एक गीत की रचना की। याद रखिएगा, उस गीत का नाम क्या है, अमार सुनार बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना की और उस गीत का नाम था अमार सुनार बंगला। ध्यान रखिएगा, अमार सुनार बंगला, इस गीत की रचना की। और ये गीत लोग गाते थे बहिष्कार या जो है स्वदेशी आंदोलन में इस गीत को गाते थे और ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। यही गीत आगे चल करके कालांतर में यही जो गीत अमार सुनार बंगला है 1972 में ये गीत बन गया बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। किसका बना दिया गया, ये बन गया बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत बन गया। क्लियर है? याद रखिएगा, अमार सुनार बंगला आज वर्तमान में अमार सुनार बंगला कहाँ का राष्ट्रीय गीत है, तो आप यही कहोगे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और इस गीत को ध्यान रखना मेरी बात को, इस गीत को फिर से एक बार पूरी बात समझ लें। बंगाल विभाजन के दौरान
रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नए गीत की रचना की और उस गीत का नाम था अमार सुनार बंगला। क्या नाम था? अमार सुनार बंगला। उस गीत को कालांतर में, यानी लिखा सामने जैसा कि मैंने 1972 में इस गीत को बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। और इसी तरह से एक गीत और रचना की थी, जानते होंगे आप, जिसको हम लोग कहते हैं जनगण मनगण अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। इसके बारे में ये कब किस तरह से इस गीत की रचना की, आइए इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दें कि ये आंदोलन चलता रहा। 1910 में ब्रिटिश सम्राट आने वाले थे। ब्रिटिश सम्राट आने वाले थे और उसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम जब ये भारत आ रहे थे तो इनके बाकायदा इनका भव्य स्वागत भारतीय लोग कर रहे थे। ये एक उम्मीद जगी थी कि ये आएंगे तो बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे, और इसीलिए जॉर्ज पंचम जब ये आए तो इनका स्वागत किया गया दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में। कोरोनेशन पार्क में इनका स्वागत करने के लिए भव्य प्रोग्राम किया गया। कहते हैं कि इस कोरोनेशन पार्क में पंडाल सजाने का जो काम जिसने किया था, पंडाल, लेकिन आपको याद रखिएगा इसको शामियाना कहते हैं। क्या कहते हैं? शामियाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शामियाना कहते हैं। किताबों में आपको शामियाना ही मिला, यानी पंडाल कह सकते हैं। और इस पंडाल यानी शामियानों को सुसज्जित करने का काम जो किया था बंगाल शैली के कलाकारों ने किया था। उनमें सबसे आगे जो कलाकार थे बंगाल शैली के थे नंदलाल बसु और असित कुमार हलदार जैसे लोग थे। इसमें बहुत सारे जो है चित्र इन्होंने बंगाल शैली में बनाए थे। बंगाल शैली में भी थे, कुछ अजंता शैली में चित्र बनाए गए थे। तो इस तरह से दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में इनका भव्य स्वागत किया गया। 1910 में इनका जो है एक भव्य स्वागत किया गया कोरोनेशन पार्क में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत की रचना की, और इस गीत का नाम था जनगण मनगण अधिनायक। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा लिखूंगा क्योंकि इसके बारे में बात करनी है। जनगण मनगण अधिनायक, भारत भाग्य विधाता। यानी इस गीत को बाकायदा पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार ये दिल्ली में गाया गया। क्यों गाया गया? क्योंकि सम्राट को प्रसन्न करना था, और सम्राट प्रसन्न भी हुए, और सम्राट ने बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द कर दिया। और रद्द करने के साथ साथ भारत की नई राजधानी घोषित की गई। उस राजधानी का नाम था दिल्ली। पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से हटा करके दिल्ली राजधानी घोषित कर दी गई। अब क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, हम आपको केवल कला संबंधित बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जनगण मनगण अधिनायक को दोबारा कब गाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको गाया गया था। मैंने आपको बताया कि कहां गया था, दिल्ली में कोरोनेशन पार्क में। दोबारा जब गाया गया, या कह लें कि कांग्रेस के मंच से पहली बार जो गाया गया था, वो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये गाया गया। जब देश आजाद हुआ तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने
श्री जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने इस गीत को, जिसको हम कहते हैं, किसको, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसको, कौन सा गीत, ये गीत जनगण मनगण अधिनायक, जनगण मनगण अधिनायक भारत भाग विधाता। इस गीत को आजादी के बाद इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इससे क्या घोषित किया गया, इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। और राष्ट्रगान इसे जो कब घोषित किया गया, तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 में, 1950 में इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। लेकिन इसका विरोध सबसे पहले हिंदी कवि रघुवीर सहाय ने किया। क्यों विरोध किया? उनका कहना था कि यह गीत जो गाया गया था वो उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार गाया गया था, किसके, जाट पंचम के लिए, यानी क्या है, जनगण मनगण अधिनायक, यानी भारत के जो जनगण मनगण लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनके आप कौन है, अधिनायक हैं। फिर आगे क्या कहा गया, भारत भाग विधाता, तो भारत भाग विधाता, तो भारत के आप विधाता हैं आप। लेकिन इसको राष्ट्रगान घोषित किया गया और अभी तक की हम लोग गाते चले आ रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहली बार विरोध करने वाले, सर्वप्रथम इस गीत का जो विरोध किया था वो किया था हिंदी कवि लेखक रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय ने सबसे पहली बार इसका विरोध किया था। कहा इसे राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहिए था, कोई और भी गीत बनाया जा सकता था, लेकिन अब राष्ट्रगान है और हम आप सभी लोग इसका सम्मान करो। मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी आपको राष्ट्रगान सुनने के मिले तो तुरंत आप खड़े हो जाइए, स्थिर हो जाइए, सारे काम को रोक दीजिए। मैं जब भी राष्ट्रगान कहीं भी सुनने होता हूं, अगर रास्ते में, सड़क में कहीं भी जा रहा हूं, तो मैं रुक जाता हूं, पूरा राष्ट्रगान होने के बाद ही आगे बढ़ता। कितना समय लेता है? 1 मिनट भी नहीं लगता, 52 सेकंड लगते खाली। कितना सेकंड लगता है? तो हम कहेंगे 52 सेकंड लगते हैं। याद रखिएगा, 52 सेकंड में गाया था, तो 52 सेकंड तो हम रुक ही सकते हैं ना। तो मैं सभी जो लोग देख रहे हैं या जो इसको आगे देखेंगे, मैं उन सबसे कहूंगा राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब वो अलग बात है कि अब तो, क्योंकि अब तो मेरा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर भारतीय का, नागरिक का धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इनके बारे में बात करते हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे जो एक लेखक थे, गायक लेखक थे, संगीतकार भी थे। तो इन्होंने 1912 में गीतांजलि, याद रखिएगा, 1912 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी। ये इनकी पुस्तक है गीतांजलि, इसकी रचना की थी। और यही गीतांजलि पर 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। गीतांजलि पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, या ये कह लें कि एशिया के पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, जो एशिया में पाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था? तो कहेंगे गीतांजलि नामक पुस्तक पर इनको पुरस्कार दिया गया था। कब मिला है? तो कहेंगे 1913 में मिला है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने सिर्फ गीतांजलि नहीं, बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने रचना की थी। आइए देखते हैं कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। तो ऐसे में इनकी जो पुस्तकें हैं, कुछ अन्य पुस्तकें जैसे जीवन स्मृति, जीवन स्मृति, मऊहा,
ठीक है, मऊहा, मऊहा, छड़िका, कड़िका, ठीक है, कड़िका, चोखेर बाली, चोखेर बाली, ठीक है। ध्यान देखिएगा कौन कौन से मैंने बताइए, जीवन स्मृति, मऊहा, छड़िका, कड़िका, चोखेर बाली, और कौन सी चीज है, वनवाड़ी, कौन सी है, वनवाड़ी, क्लियर है, कौन सी है, वनवाड़ी। शिव भोलेनाथ, कौन सी इनकी है, शिशु भोलानाथ, शिशु, शिशु भोलानाथ, भोलानाथ, याद रखेगा कौन सी है, शिशु भोलानाथ। काबुली वाला, कौन सी है, काबुली वाला, काबुली वाला, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, मैं मुख्य बता दिया हूं, जीवन स्मृति, महुआ, छड़िका, कड़िका, चोखेर बाली, वनवाड़ी, शिशु भोलानाथ, काबुली वाला। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने रचना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 1915 में 1915 में इनको ब्रिटिश सरकार ने इन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने इनको एक उपाधि दी थी, नाइटहुड, नाइटहुड। और नाइटहुड की उपाधि कहलाती है क्या, सर, यानी ब्रिटिश सरकार ने इनको सर की उपाधि दी थी, नाइटहुड जिसे कहते हैं। लेकिन ये उपाधि इन्होंने 1919 में ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। ये कब लौटा दिया इन्होंने, इसको लौटा दिया, कब लौटा दिया था, ये 1919 में लौटा दिया। क्यों लौटा दिया, क्या कारण था, कारण यह था भारत में एक कांड हुआ था जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। 1919 में, ध्यान रखिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड यानी सर की उपाधि 1919 में इन्होंने लौटा दी थी। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी उन्होंने वापस कर दी थी। आइए आगे बात करते हैं। 1915 में ही इन्होंने विचित्रा क्लब, याद रखिएगा, विचित्रा क्लब की स्थापना की थी। क्लियर है, 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना की थी और 1917 में इन्होंने गीतांजलि संस्था स्थापित की थी। और इस गीतांजलि संस्था रहते हुए इन्होंने डाकघर और फाल्गुनी जैसे नामक नाटकों की इन्होंने रचना की थी। ध्यान रखिएगा, डाकघर, फाल्गुनी जैसे नामक गीतों की रचना की थी। क्या क्या था, डाकघर और फाल्गुनी, इन दोनों गीतों की इन्होंने रचना की थी, इस तरह से कुल रविंद्रनाथ ने कितने गीतों की रचना की थी, तो ध्यान रखिएगा, कुल गीतों की रचना जो इनकी है वो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा, इनके कुल गीतों की जो रचना है वो कितनी रचना की है, तो इन्होंने 2230, कितने गीत की है, 2230 गीतों की रचना की है। और इस 2230 गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, रविंद्र संगीत के नाम से, रविंद्र, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। तो
अगर क्वेश्चन आता है कितने गीतों की रचना की, तो आप कहेंगे 2230 गीतों की रचना की है, जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने इतने गीतों की रचना की थी। ये एक संगीतकार भी थे, ये लेखक भी थे, पुस्तक मैंने अभी बताई, ढेर सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। और अब मैं बात करता हूं, इस गीतांजलि संस्था में जुड़ गए थे नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु इनके साथ बहुत जुड़े रहे। 1924 से लेकर 26 के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर और प्लस नंदलाल बसु, ये दोनों लोग जो हैं वे विश्व भ्रमण पे निकले थे। कहां निकले थे ये लोग? ये लोग निकले थे विश्व भ्रमण पे। विश्व भ्रमण पे निकले थे, यात्रा में निकले थे। तो रविंद्रनाथ के साथ साथ कौन था? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो थे वो नंदलाल बसु थे, और ये एक चित्रकार थे, जहां जाते वहां ही चित्रकारी करते रहते थे। ठीक है। तो जब ये 1926 में ये भारत में आए, तो इनके अंदर भी जो है चित्रकारी करने की जिज्ञासा हुई कि अब हम भी चित्रकारी करेंगे। तो अब इन्होंने 1926 से चित्रकारी करना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कब से? इन्होंने 1926 से, ध्यान रखिएगा, 1926 से इन्होंने चित्रकारी, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी करना शुरू किया। तो 1926 में इन्होंने चित्रकारी शुरू किया, और कहते हैं उस समय इनकी आयु जो थी वो 67 वर्षीय। 67 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया था? तो 67 वर्ष की आयु में किया। और 1926 से लेकर के 1930 तक लगातार चित्र बनाते रहे। ठीक है, यानी लगातार चित्र बनाते रहे। अब इन्होंने कहा था कि अभी तक मेरी आत्मा संगीत व साहित्य में अभिव्यक्त कर रही थी, अब चित्रकारी और तुलिका के माध्यम से एक नई दिशा दे रही है। ठीक है, एक नया अध्याय शुरू किया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी 1930 में, इनकी पहली प्रदर्शनी 1930 में इनकी कहां हुई है? तो याद रखिएगा, पिंगाल आर्ट गैलरी कहां है? तो कहेंगे पेरिस में। याद रखिएगा, पिंगाल आर्ट गैलरी में इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई है? तो कहेंगे 1930 में। कहां हुई है? तो पिंगाल आर्ट गैलरी पेरिस में इनकी पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, लंदन, न्यूयॉर्क, विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रदर्शनी लगाई, और ये भारत के पहले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार बन गए। क्या बने? मैंने कहा कि ये भारत के पहले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार बने हैं। याद रखिएगा, कौन थे? उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कौन हैं? तो आप कहेंगे भारत के प्रथम प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध शब्द आएगा तब याद रखेगा। मैंने क्या कहा है? प्रसिद्ध शब्द आएगा तो किसको लगाना है? तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर लगाना। लेकिन अगर कहा जाता है कि भारत का केवल प्रथम चित्रकार, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार अगर आता है तो किससे लगाना है? तब कहेंगे राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा,
क्वेश्चन अगर आता है कि पहला प्रसिद्ध चित्रकार, तो लगाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और पहला अंतरराष्ट्रीय चित्रकार कौन है, तो आप कहेंगे राजा रवि वर्मा। आप राजा रवि वर्मा का आप चाहे तो आप मेरे इस चैनल पे यानी खान स्टडी सेंटर के चैनल पर आप राजा रवि वर्मा पर मैंने वीडियो डाल रखा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने नंदलाल बसु पर भी वीडियो डाल रखा, आप उसको भी देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भारत में भी इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। तो भारत में इनकी पहली प्रदर्शनी, ध्यान रखिएगा, 1931 में कहां लगी पहली प्रदर्शनी, भारत में। क्या कहेंगे, भारत में, याद रखिएगा, पहली, भारत में पहली प्रदर्शनी, भारत में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी है कहां, तो कहेंगे बंबई में। याद रखिएगा, पहली बंबई में, दूसरी कलकत्ता में, तीसरी फिर बंबई में। इनकी पहली कब लगी है, तो कहां लगेंगे, कहेंगे बंबई में, ठीक है। 1932 में इनकी दूसरी प्रदर्शनी कहां लगी है, दूसरी प्रदर्शनी इनकी जो लगी है, दूसरी प्रदर्शनी इनकी लगी है कहां, तो कहेंगे कलकत्ता, कलकत्ता। क्लियर है। 1933 में तीसरी प्रदर्शनी कहां लगी है, तो कहेंगे इनकी तीसरी प्रदर्शनी जो है वो लगी है बंबई में। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की पहली प्रदर्शनी, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो लगी थी वो पिंगाल आर्ट गैलरी पेरिस में लगी थी। भारत में इनकी जो पहली प्रदर्शनी लगी है वो 1931 बंबई में। दूसरी भारत में जो लगी थी वो 1932 में कलकत्ता में। और तीसरी जो प्रदर्शनी लगी थी वो 1933 में, और इनकी लगी थी कहां, तो कहेंगे बंबई में। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, 1936 में इनकी फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से लगातार ये इनकी प्रदर्शनियां लगती रही हैं। अब मैं आपको बता दूं 1946 में ब्रिटिश यानी पूरे विश्व में यूनेस्को के सहयोग से नामी ग्रामी चित्रकारों की प्रदर्शनी, नामी ग्रामी चित्रकारों के चित्र रखे जाने थे, वो प्रदर्शनी लगनी थी। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 1946 में, ठीक है, 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के 4 चित्र रखे गए थे। आपको मैं बता दूं, इतने चित्रकार यहां नामी ग्रामी चित्रकार लोग हैं, लेकिन किसी के चित्र नहीं लिए गए। केवल अगर किसी के लिए गए थे तो वो कौन था, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र रखे गए थे। मेरी बात समझिएगा। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का जन्मदाता भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको खुद भी समझ में आएगा कि ये एक ऐसा कलाकार है जिससे क्वेश्चन आगे पीछे हमेशा आते रहते हैं। इनके जो चित्र थे, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो तुलना है
तुलना इनके पाश्चात्य कलाकार पॉल क्ली और एमिल नोल्डे, ध्यान रखिएगा, एमिल नोल्डे से की जाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा है, पाश्चात्य कलाकार पॉल क्ली और एमिल नोल्डे से इनके चित्रों की तुलना की जाती है। और इनके जो चित्र हैं वो कैसे हैं, तो इनके चित्र अभिव्यंजनावादी हैं। कैसे इनके चित्र हैं? अभिव्यंजनावादी हैं। ध्यान रखिएगा, इनके जो चित्र हैं वो कैसे हैं? अभिव्यंजनावादी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे चित्र दिखते हैं जैसे इनके चित्रों में बचपना दिखाई देता हो। ये बात किसने कही है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि इनके चित्रों में बचपना दिखाई देता है। किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि इनके चित्रों में, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में बचपना दिखाई देता है। ये किसने कहा है? ये बात किसने कही है? तो कहेंगे ये बात आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइफ, यानी इनके जो चित्र हैं वो बचपना तरह के हैं। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक भारतीय कला के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने किस तरह के चित्र बनाए हैं, आइए देखते हैं इन्होंने जो चित्र बनाए हैं किस तरह के हैं। तो इनके जो चित्र हैं वो 3 भाग में हैं। प्रथम भाग में इन्होंने क्या दिखाया है? प्रथम भाग में इन्होंने भूत प्रेत वाले चित्र हैं। और ये चित्र कैसे हैं? ये अंडाकार हैं। आकृति जो बनाई इन्होंने अंडाकार। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो भूत प्रेत वाले चित्र बनाए हैं वो कैसी आकृति है? वो अंडाकार है। और कैसी? अंडाकार व लंबी अंडाकार आकृति इन्होंने बनाई है। ठीक है, दूसरे भाग में देखते हैं। द्वितीय भाग में इन्होंने नारी संबंधी चित्र बनाए हैं। दूसरे भाग में इन्होंने नारी संबंधी चित्र बनाए। ध्यान रखिएगा, दूसरे भाग में जो इन्होंने चित्र बनाए हैं कैसा है? तो वो नारी संबंधी है। नारी को इन्होंने 2 भागों में बताया। एक भाग में इन्होंने खुले केश वाली नारी दिखाया। कैसी दिखाया है? खुले केश वाली नारी को दिखाया है। और दूसरे भाग में इन्होंने, ठीक है, अंग विहीन, ठीक है, गरीब नारी को दिखाया है। अंग विहीन, जिसके वस्त्र नहीं है या वस्त्र उसके कम हैं, नहीं मतलब नहीं कहेंगे, कम हैं। तो इस तरह की जो नारी हैं, जो गरीब टाइप की हैं, तो इस तरह के इन्होंने जो है क्या कहेंगे, नारी के चित्र इन्होंने दिखाए हैं। इनका जो प्रिय विषय था, ध्यान रखिएगा, इनका प्रिय विषय क्या था? तो कहेंगे इनका प्रिय विषय नारी है। याद रखिएगा, इनका प्रिय विषय क्या है? तो कहेंगे नारी है। तीसरे भाग में यानी अंतिम समय में इन्होंने क्या बनाया है? ध्यान रखिएगा, अंतिम समय में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, अंतिम समय में इन्होंने दृश्य चित्र और क्या दिखाया इन्होंने? मछली के चित्र। अंतिम समय में इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने जो चित्र बनाए हैं
या तो इन्होंने दृश्य चित्र बनाए या तो इन्होंने मछली वाले चित्र बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अंतिम समय में इस तरह के चित्र बनाए थे। तो एक बार फिर समझिएगा, शुरुआत में इन्होंने जो चित्र बनाए वो भूत प्रेत संबंधी बनाए हैं, फिर बीच में जो चित्र बनाए, जो मध्य में इन्होंने फिर नारी विषय ले लिया है, और अंत में जो इनका विषय था वो दृश्य चित्र होते थे, और अधिकतर वो मछली वाले चित्र ही बनाते थे। तो ये जो विषय इनके ये थे, और ये धरातल कैसा लेते थे, धरातल में ध्यान रखिएगा, धरातल जो इनका था ये पीले, ध्यान रखिएगा, इनका जो धरातल जो था वो किस पे था, नीले धरातल पर पीले रंग, किससे है, नीले धरातल पर कैसा लेते थे, पीला चित्र। याद रखिएगा, नीले धरातल पर अधिकतर ये पीले चित्र बनाते थे, इसलिए मैंने बना दिया है नीला धरातल, उस पर पीला चित्र बनाते थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो अधिकतर जो होते थे शुरुआत के, वो लंबे और अंडाकार चित्र बनते थे जो अभिव्यंजनावादी तरह लगते हैं, या इनके जो चित्र हैं वो मैंने बताया बचपना वाले चित्र दिखाई देते हैं, और मैंने बताया कि जो चित्र अधिकतर होते थे वो नीले धरातल पीले चित्र बनाए जाते थे। आइए आगे बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जो समझिएगा मेरी बात को, इनका जो चित्र है रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र दो तरह से बने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र दो तरह से बने हैं, एक तो बने हैं जल रंग में, और जल रंग में किसने बनाया तो कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा जल रंग में कौन बनाया तो कहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा जल रंग में जो चित्र बनाया है वो किसने बनाया है तो कहोगे अवनींद्रनाथ टैगोर। तैल रंग की बात करते हैं, तैल रंग में अगर किसी ने चित्र बनाया तो दो लोगों ने बनाया है। ध्यान रखिएगा कौन कौन बनाया है, तो एक बनाया है किसने, एक बनाया है जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बनाया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने तैल रंग बनाया, और किसने बनाया तो दूसरा जो बनाया किसी ने तो वो है यामिनी राय। कौन है, यामिनी राय। तो ध्यान रखिएगा अगर जल रंग की बात आएगी तो आप जल रंग में बताओगे अवनींद्रनाथ टैगोर, तैल रंग की बात आओगे तो गगनेंद्र नाथ टैगोर और यामिनी राय ने रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बनाया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं, ठीक है, इनके पोर्ट्रेट की बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब मूर्ति। कितनी मूर्ति, हाफ मूर्ति, ठीक है, हाफ मूर्ति बात कर रहे हैं। तो किसने इनकी मूर्ति बनाया है, ये तो एक इन्होंने इनकी मूर्ति बनाए हैं। किसने बनाया याद रखिएगा, असित कुमार हलदार ने। किसने बनाया इनकी मूर्ति, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने बनाया, और किसने बनाया तो कहेंगे राम किंकर बैज। याद रखिएगा तो राम किंकर बैज, असित कुमार हलदार, इन दो लोगों ने इनकी मूर्ति बनाई है। और फिर से एक बार ध्यान दीजिए, चित्र इनका किसने बनाया है तो जल रंग में अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बनाया है।
तैल रंग में रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र जिसने बनाया उसका नाम है गगनेन्द्र नाथ टैगोर और यामिनी राय ने। और अगर मूर्ति की बात आएगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति किसने बनाई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति जो बनाई है वो असित कुमार हलदार ने बनाई है। और किसने बनाया, तो आप कहोगे राम किंकर बैज ने इनकी मूर्ति बनाई है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर और चित्र के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र, कौन कौन के इनके प्रमुख चित्र हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र क्या क्या हैं, ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख चित्र में सबसे पहले इनका पक्षी, ये इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, याद रखिएगा। इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा, पक्षी। दूसरा पक्षी दूत, पक्षी युगल, काबुली वाला इनकी पुस्तक भी है और काबुली वाला इनका चित्र भी है, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लें। काबुली वाला, इसके अतिरिक्त काबुली वाला, ठीक है, चंडालिनी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि कौन कौन से इनके चित्र, एक बार ध्यान दें। पक्षी, पक्षी दूत, पक्षी युगल, काबुली वाला, चंडालिनी। और कौन सा इनका है, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, थके हुए यात्री, कौन सा है, थके हुए यात्री। और क्या है, माँ और बच्चा, ठीक है, माँ और बच्चा। और क्या है, कूदता हुआ हिरण, ठीक है, वेदना, साक्षात्कार, ठीक है, क्या लिखा मैंने, वेदना। और क्या है, साक्षात्कार। और एक और है, लिख लें, वो है आपका मशीन मैन, तो इस तरह से एक बार ध्यान दीजिए इनके चित्र, कौन कौन से इनके चित्र हैं। सबसे पहले पक्षी सर्वश्रेष्ठ चित्र, पक्षी दूत, पक्षी युगल, काबुली वाला, चंडालिनी, आत्मनिरीक्षण, थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, कूदता हुआ हिरण, वेदना, साक्षात्कार, मशीन मैन। ऐसे और इनके बहुत सारे चित्र हैं जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण चित्र बताए हैं। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, ये वीडियो को अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारणवश तो आप इसका नोट्स बना लें, कहीं ना कहीं आपका इसका जरूर अवश्य काम में आएगा अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात मैं कहूँगा कि जिन लोगों को मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है वो 16 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है। आप अपना व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं। और फीस क्या है वो आपको फीस उसी समय निर्धारित की जाएगी कि फीस क्या है। तो फिलहाल जो नए लोग जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझसे और भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन से जुड़ करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।